कांग्रेस पार्टी में बहुत डिस्कंटेंट है उस कैंडिडेट के लेके। हम सभी लोग एक होकर सुदर्शन रेड्डी जी को जिताना, यही एक अपना मकसद है। जीत उतना ही सुनिश्चित है जितना सूर्य को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। है कि बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती है लोगों को, इस्तेमाली पार्टी है। एक उदाहरण नहीं, हम 10 उदाहरण दे सकते हैं आपको कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और साथ ही 6 बजने के वोटों की काउंटिंग हो चुकी है शुरू, क्योंकि आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं और वोटों की गिनती 6 बजने के साथ ही यानी ठीक 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगी और इसके बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा। सुबह से ही संसद भवन में वोटिंग के लिए दोनों पक्षों के सांसदों में खासा उत्साह देखा गया, जहां पर पहला वोट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से डाला गया और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाला। विपक्ष के सांसद जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना वोट कास्ट किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है और संख्या बल के हिसाब से, नंबर गेम के हिसाब से आप देखेंगे तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इस चुनाव में जहां पर कुल 781 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा में 542, क्योंकि संख्या वैसे 543 है लेकिन एक सीट खाली है, और राज्यसभा के 239 सदस्य हैं और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 391 वोटों की जरूरत है। संख्या बल, राजनीतिक गणित को देखते हुए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट चुना जाना लगभग तय है, लेकिन विपक्ष भी अपनी जीत का दावा करने से पीछे नहीं हट रहा है। आज तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे इसी पर, लेकिन उससे पहले इस पद पर जीत हार को लेकर किस तरह पहले से ही वार पलटवार हो रहा है, आपको वो भी सुनवाएंगे। अपोजिशन पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, वो जीतने की सभी संभावनाएं हैं। इसीलिए सारे पार्टियां कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हम सभी लोग एक होकर सुदर्शन रेड्डी जी को जिताना, यही एक अपना मकसद है। मैं यही कहूंगा, बस नतीजों का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो बहुत शालीन भी है, उपलब्धियां भरा उनका जीवन रहा है और एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, संख्या तो दिख ही रही है, संख्या किसके साथ ज्यादा है। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है आप कहाँ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके समर्थन में हैं। आप हम उन लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के रास्ते चले। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती है लोगों को, इस्तेमाली पार्टी है। एक उदाहरण नहीं, हम 10 उदाहरण दे सकते हैं आपको कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वो अच्छे खासे थे, क्यों इस्तीफा दे दिया कोई नहीं पता, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई, अब नया उपराष्ट्रपति होगा। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 6:02 हो चुके हैं और इसी के साथ हम ये मान के चलते हैं कि वोटों की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस के, जयंत जिज्ञासु हैं आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी स्टूडियो में हैं, और राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और शुरुआत चारू आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि बहुत कुछ कहते कहते
अखिलेश यादव ये भी कह गए कि छोड़ देते हैं, अब वो बात पुरानी हो गई तो उसको नहीं कहते हैं। लेकिन मैं पूर्णिमा जी नमस्ते। नमस्ते। मैं तो अखिलेश जी की एक दूसरी ही बात पर फोकस करती रह गई। वो कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये है कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो भाई मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि पहले तो आप चुन ही नहीं पाए आपका उम्मीदवार कौन होगा, और जब आपने चुनकर उम्मीदवार को खड़ा कर दिया तो आपके ऊपर कितने सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। पहले तो वो जज रह चुके हैं, तो जो आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बातें करते हैं और अपने कन्वीनियंस से जजेस के ऊपर तौहीन लगाते रहते हैं, उंगली उठाते रहते हैं, उसको करना बंद करिए। और दूसरी बात, हम ना भूलें ये वो ही जज हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस को खोलने से इनकार कर दिया था क्योंकि गांधी परिवार को बचाना था, राजीव गांधी जी का समय था। तो बिल्कुल सही कहा। एक बार इस मामले में मैं अखिलेश जी से अग्री करती हूँ कि आप किसके साथ खड़े हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का चुनाव का नतीजा क्या होना है ये सबको करीब करीब पहले से ही मालूम था। अगर संख्या की हम बात करें तो एनडीए के पास संख्या ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जब वोट डलेंगे तो हमारे उम्मीदवार की जीत घोषित हो जाएगी आज शाम तक, और राधा कृष्ण जी हमारे नए उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये इंडी नॉन अलायंस ने क्या किया? क्या कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग थी? इन्होंने अपने कैंडिडेट को जैसे डिक्लेयर किया उसके द्वारा? नहीं थी। क्या कोई सीरियसनेस झलक रही थी? नहीं झलक रही थी। जब ये अपनी एक वर्कशॉप भी कर रहे थे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को अटेंड करना जरूरी ही नहीं लगा, वो छुट्टी मनाने चले गए थे। आज जब वोट डालने आए हैं तो संसद भवन में भी बौखलाए से घूम रहे थे। आप इसको कंपेयर करिए मोदी जी से, आप इसको कंपेयर करिए एनडीए की कार्यशाला से। सब डिसिप्लिन के साथ कार्यशाला अटेंड कर रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यशाला को अटेंड किया। जब वोट डालने की बारी आई, सबसे पहले मोदी जी पहुंचे, मोदी जी ने वोट डाला। पॉलिटिकल मैसेजिंग हमारी बहुत स्ट्रांग थी। हमने एक ऐसे इंसान को अपना कैंडिडेट बनाया जो एमपी रह चुके हैं, जो 2 बार गवर्नर रह चुके हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिक्स का बहुत अनुभव है और राज्यसभा चलाने में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। ये जो कैजुअलिटी के साथ ऑपोजिशन अपनी राजनीति का प्रदर्शन देश के सामने रखता है, ये शर्मनाक है। लेकिन उन्होंने वॉकओवर नहीं दिया ना, यही तो वो कह रहे थे कि हम वॉकओवर नहीं देंगे। जी पूर्णिमा जी, आपको एक बात बताऊं, सुबह से मैं जितने डिबेट्स पर आज बैठी हूँ, दो लाइन बार बार सुनने को मुझे मिल रहा है। एक तो नैतिक जीत और दूसरी अंतरात्मा। तो अब सारा का सारा फोकस इनका इस नैतिक जीत पर आ चुका है। तो इस नैतिक जीत की मेरी तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो अंतरात्मा का आपने जिक्र किया, सुबह से चर्चा के दौरान मैंने भी इसे बहुत सुना है। डॉक्टर राहुल यादव और खुद जब बी सुदर्शन रेड्डी आए तो पहली बात उन्होंने अच्छी ये कही कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे और स्वयं अखिलेश यादव भी कह गए कि भाई क्रॉस वोटिंग, अब लोकतांत्रिक चुनाव है, लोकतांत्रिक चुनाव में खुलेआम क्रॉस वोटिंग की बात करना, बहरहाल उसे इतर रख देती हूं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं क्रॉस वोटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं और ना मैं जानता हूं कि क्रॉस वोटिंग क्या है, लेकिन मैं तो अंतरात्मा की आवाज जगाने के लिए आया हूं। तो बस इतना समझना चाहती हूं कि विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी रही, इंडी अलायंस की क्या स्ट्रैटेजी रही कि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने उस अंतरात्मा की आवाज को जगा पाए हो वो लोग और उसमें कोई उपलब्धि हासिल कर पाए हो। देखिए, पहला तो मुझे पूर्णिमा जी आपके इंडी अलायंस शब्द से आपत्ति है, क्योंकि अगर आप इंडी अलायंस बोलेंगे तो फिर आपको एनडी अलायंस ही बोलना पड़ेगा। मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, आज जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हो रहा है, ये महज एक चुनाव नहीं है, ये दरअसल भारत के संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। भाजपा और एनडीए इसे महज एक नंबर गेम की तरह देख रहे हैं, जैसे कि ये लोग कॉर्पोरेट हाउस का मीटिंग बुलाया हो इन्होंने इस तरीके से। लेकिन इंडिया गठबंधन इसे वैचारिक संघर्ष मानता है। एक तरफ है कि संविधान और लोकतंत्र, दूसरी तरफ है भाजपा का लालच सत्ता का और निरंकुशता। आज की हकीकत ये है कि भाजपा के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक और कठपुतली खोजने का एक तरीके से इनका ऑपरेशन है, जबकि इंडिया गठबंधन इसे संविधान बचाने की जंग मानता है। भाजपा ने हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आरएसएस और आईटी सेल का एक्सटेंशन बना रखा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर और सब जगह पर जिस तरीके की जो गतिविधियां देश के सामने आती हैं, वो सारी चीजें पूरा देश देख रहा है। आज सवाल ये है, उपराष्ट्रपति संसद के संरक्षक होते हैं, लेकिन वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं होते। संविधान के रखवाले होंगे
उपराष्ट्रपति या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आवाज को ही बुलंद करेंगे। ये सारी चीजें हैं। जिस तरीके से सतपाल मलिक साहब ने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए एनडीए की सरकार के ऊपर, उनका क्या हुआ? उसी तरीके से जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए बार बार संवैधानिक गरिमा का उल्लंघन करते रहे, लेकिन उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल कठपुतली बनाना चाह रही है। इसलिए उन्होंने दबाव में आकर या किस तरीके से क्यों इस्तीफा दिया, आज तक भी 50 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ना उनका किसी तरीके का कोई बयान आया है, ना कोई मेडिकल बुलेटिन जारी पता नहीं कर पाए सर? नहीं, सरकार इनके पास है, उपराष्ट्रपति हैं, उनका एक डेकोरम होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। नहीं, ये सारी चीजें हैं। अब नहीं है उपराष्ट्रपति, अब इस नहीं चीज है को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। मैं इसी पूरे आपके जो भी आपने कहा वक्तव्य, उसमें से मैं बीच का वो पोर्शन डिलीट कर देती हूँ जब विपक्ष का प्यार जगदीप धनखड़ साहब के लिए उमड़ कर उनके इस्तीफे के ठीक बाद आ रहा था, क्योंकि उससे पहले और अब बाद में कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग बीजेपी करती है। चारू जी, मैं लोकतंत्र को बचाना वाला जो स्टेटमेंट है ना, और बार बार विपक्ष इसका इस्तेमाल कर रहा है, इस पे एक बात कहना चाहती हूँ। आपके हिसाब से लोकतंत्र को बचाना क्या होता है कि आपके कैंडिडेट जाकर गले लगा लेते हैं लालू प्रसाद यादव जी को, जो कन्विक्टेड फॉर स्कैम में कन्विक्टेड है, और ना ही इस चुनाव में वोट डालने वाले थे। ये आपका लोकतंत्र बचाना है और ये आपका ऑप्टिक्स है। भाई, ऑप्टिक्स देने के लिए आप कुछ सीरियसनेस भी तो दिखा सकते थे। जब आप चुनाव कर रहे थे अपने कैंडिडेट का, तब तो आपने कोई सीरियसनेस नहीं दिखाया। देखिए, भूतकाल में जीते हैं ये लोग पूर्णिमा जी, आज वर्तमान की ये कोई बात नहीं कर सकते। इनको भूतों का वोट चाहिए बिहार के चुनाव में, इनको इसीलिए SIR से आपत्ति है, और आज भी आज की सिचुएशन को, आज के चुनाव को ये डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको मालूम है कि क्या डिस्कस करेंगे। मैं इनसे सीधे तौर से अगर ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी एनडीए की तरफ से सबसे पहले वोट डालने आ सकते हैं, तो आपका कौन सा नेता था जो सबसे पहले वहां पर आके खड़ा हो गया था? क्या आपने सीरियसनेस दिखाई? तो ना कैंडिडेट खोजने के समय आपकी सीरियसनेस थी, ना कार्यशाला के समय आपकी सीरियसनेस थी, ना वोट डालने के समय आपकी सीरियसनेस थी, और यहाँ घूमकर आप वही बातें करते रहते हैं, नैतिक जीत की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, और दोनों आपको अलाउ करती है कि आप जाकर वोट मांगिए कन्विक्टेड फेलन से और उसको गले लगाइए जिसका आज यहाँ पर वोट भी नहीं है। इस बारे में आपको कुछ नहीं बोलना। राहुल गांधी छुट्टी मनाने मलेशिया चले जाते हैं, इस बारे में आपको कुछ नहीं बोलना, आपकी कोई टिप्पणी नहीं है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से आप किसके साथ खड़े हैं वाले बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बारे में चलो मैं आपसे नहीं पूछती, कांग्रेस पर ही फोकस्ड रहते हैं। आप राहुल जी की कहानी बताइए ना। सुबह तक किसी को ये भी नहीं मालूम था वोट डालने आएंगे या नहीं आएंगे। आपने विजुअल्स देखे राहुल गांधी जी के, जब वो संसद भवन पहुंचे, घूमे हुए थे, सर चकराया हुआ, उन्हें पता भी नहीं था वोट डालने कहाँ जाना है। कार्यशाला आप लोगों की भी इस बार इसीलिए हुई क्योंकि पिछली बार आपने वोट वेस्ट कर दिए थे, आपके सांसदों को पता ही नहीं था वोट कैसे डाला जाता है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है पूर्णिमा जी, हर एक सांसद को अपने जीवन में, अपने टर्म में ऐसा सौभाग्य गिनती की बार ही मिलता है कि वो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डाल सके। जब आप इतने बड़े दिन को भी इतने कैजुअली लेते हैं, तो आप क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, किसी की कितनी कैजुअल अप्रोच है, ये रीडिंग अलग अलग सबकी चारू हो सकती है। मुमकिन है कि कांग्रेस ने ऐसा ना किया हो, लेकिन ये बीजेपी की रीडिंग हो, ये भी संभवता है। राहुल जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद जिज्ञासु जी आपके पास, और राकेश जी और कौशिक साहब आपके पास भी आते हैं। देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को लेकर भाजपा के प्रवक्ता ने टिप्पणी करी है कि लालू जी से उनका मिलना हुआ। देखिए, लालू जी को किसी से मिलने को लेकर किसी अदालत ने कोई डायरेक्शन दे रखा हो कि आप मिल नहीं सकते, और किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये कह रखा हो कि साहब आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कोर्ट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन को होने के बावजूद आप नहीं मिल सकते या मिल सकते हैं, ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि उनसे कोई मिल नहीं सकता। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उनसे मिलेंगे, इसमें कहां गलत है? ठीक है, ठीक है। और दूसरा, जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव जो था, वो 60% से ज्यादा वोट एनडीए विरोधी दलों को मिला था। इंडिया गठबंधन आज 65% वोट शेयर वाली पार्टियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि राहुल जी, अभी आपने शुरू में अपने वक्तव्य में कहा कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक नंबर गेम है, और अंत तक आते आते आप भी उन्हीं नंबर्स की बात करने लगे कि कितना परसेंटेज वोट कांग्रेस को मिला था। 99 सीटें आपकी आई थी सर। लोग सर चुनावों में तो देखिए सर, संख्या बल ही सब कुछ होता है।
एक एक वोट कितना मायने रखता है। अगर एक वोट भी अयोग्य घोषित हो जाए किसी चुनाव के दौरान, मसलन आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान, तो उससे पूरा खेल पलट सकता है, पार्टियां एक्सपोज हो गई, पूरा खेल पलट सकता है। इसीलिए एक एक वोट देखिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और नंबर गेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही नंबर गेम है। और इसीलिए सरकार में ये लोग आए और इसीलिए इतने सारे बिल संसद में इन्होंने पास कराए, इसीलिए ये इतने फैसले ले पाए, क्योंकि नंबर गेम है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो नंबर गेम जरूरी है। जिज्ञासु साहब, आरजेडी के पर्सपेक्टिव से बिहार, देखिए बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े संकेत भी उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान निकलकर सामने आए। बयानों से इतर लालू यादव जी की बार बार बात हो रही है कि मुलाकात होना इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की उनसे, वो सवालों के घेरे में आई। बीजेपी ने उसको लेकर सवाल पूछा, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ जाती हूं। बार बार हार की तरफ बढ़ना क्या विपक्ष का मनोबल नहीं घटाता है, या फिर आप लोग सोचते हैं कि एक नैरेटिव तो कम से कम लेकर चलें, वॉकओवर ना दें, जो कांग्रेस बार बार कह रही है, विपक्ष बार बार कह रहा है बीजेपी को कि हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपना कैंडिडेट उतारा है? नहीं, लोकतंत्र हार जीत से आगे की यात्रा का नाम है, और इस चुनाव में झोंकने के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू नेता नरेंद्र मोदी हैं। जिस रहस्यमयी तरीके से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के 20 करोड़ सदस्यों में से एक भी सदस्य उनका खैर ख्वाह लेने नहीं गया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ने तो उनकी सेहत की कामना के लिए एक शब्द भी खर्च करना जरूरी नहीं समझा। तो ये रिवायत इनके यहाँ हो सकती है, लेकिन जहां तक ताल्लुक इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का है और उनकी लालू प्रसाद जी से मुलाकात का है, लालू प्रसाद जी आबरूए सियासत है। लालू प्रसाद जी समाजवादी विचारधारा की राजनीति करते हैं, और इस देश में जुडिशरी में भी एक हायरार्की है। सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच तक लोग अपील में जाते हैं, और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने सदन में कहा था, जब विच हंटिंग हो रही थी, कि जब तक कोई व्यक्ति अंतिम रूप से दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, उसको अपराधी कहना मैं मानव मर्यादा के अनुकूल नहीं समझता, और ऐसा करके मैं स्वयं को भी कलंकित नहीं करना चाहता। जब एक पार्टी के खुद के नेता भी उनसे मुंह मोड़ लिए टाडा में, कल्पनाथ राय से नहीं मिलने जाते थे, चंद्रशेखर जी उनसे मिलने गए। बेउर में लालू प्रसाद जी से मिलने गए। ये देश के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूं, और लालू प्रसाद जी ने लोकतंत्र को सही दिशा में चलाने के लिए, दंगा फसाद से इतर समाज में भाईचारा कायम करने के लिए जीवन भर राजनीति की। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिए होते तो इन लोगों के सुर बदल गए होते। तो जिन लोगों का इतिहास तरीपार कर रहा हो, जिन लोगों का इतिहास महिलाओं का पीछा कराने का रहा, हमको उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत हर उम्मीदवार, एनडीए के भी उम्मीदवार गए होंगे अपने घटक दल के नेताओं से मुलाकात करने, वैसे ही इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार भी हम लोगों से मिलने आए, और हमारे तो कुल 9 सांसद हैं पूर्णिमा जी। अच्छा, सामने काउंटिंग की 5 राज्यसभा में बताते और 4 लोकसभा में। ठीक है, आप अपनी बात को जिज्ञासु जी पूरा कीजिएगा। एक सेकंड सर, जिज्ञासु जी बस एक सेकंड। ये देखिए, इस वक्त काउंटिंग की तस्वीरें आ रही हैं, और क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है 6 बजने के साथ ही, मुमकिन है 1 घंटे के लगभग हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, और काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। वोटिंग खत्म हो चुकी थी 5 बजे तक, और अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत 10 बजे से हुई थी। जिज्ञासु जी, और राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा का जहां तक सवाल है, ये व्यक्ति की निजता का हनन करने में इन लोगों का कोई सानी नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि देश की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके दौरे की जानकारी रॉ से लेकर तमाम इंटेलिजेंस के लोगों को रहती ही रहती है। कोई भी जाए, कोई भी नेता प्रतिपक्ष रहे हों, चाहे सुषमा जी रही एक जमाने में, या अडवाणी जी रहे हों, वाजपेयी जी रहे हों, तमाम लोग। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी किसी भी देश में जाते हैं तो वो उस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का प्रचार नहीं करने लगते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार एक ग्रेस, एक डिग्निटी को कायम रखते हैं। यह काम भी तो प्रधानमंत्री जी ने ही जाके किया था ना अमेरिका में। तो विदेश नीति को
इस तरह से दुष्प्रभावित करने का काम तो वही करते हैं। ठीक है। और जहां तक आज विदेश नीति तक नहीं जाऊंगी सर मैं, क्योंकि वो फिर डाइवर्ट हो जाएगा। राहुल गांधी का चेहरा जो है और भावभंगिमा जो है पूरा हुआ था, पता इतनी हल्की बातें करके आप डेमोक्रेसी चलाएंगे। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर भी इस देश में लोगों ने वोट किया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी जी को हार का मुंह देखना पड़ा, और इंदिरा जी ने ही कहा था कि आप लोग कंसाइंस की आवाज सुनिए, और फिर जो है वीवी गिरी साहब जीत गए। तो इसलिए दूसरी चारों जल्दी से प्लीज जवाब दे देंगे इसका, फिर उसके बाद संजीव जी, राकेश जी आपके पास आते हैं। चारों अनम्यूट प्लीज। सॉरी, मैं जो भी अब तक कह रही थी मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रही थी, और आरजेडी को के प्रवक्ता को मैं याद दिला दूं, ये पता नहीं किस समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लालू जी का दौर मुझे बिहार का याद है, उसमें बीमारू राज्यों का सरताज हुआ करता था बिहार के सर पर, ठीक है, और अपहरण रोज होते थे। फिरौती शब्द क्या होता है मुझे लालू जी के रेजिम में पता चला। जिस तरीके के इंसिडेंट सीएम हाउस के अंदर से रिपोर्ट होते थे वो भी मुझे लालू जी के रेजिम के द्वारा मालूम पड़ा। तो इस समय आप इस किस्म की बातें मत करिए। जब आप राहुल जी की निजी जिंदगी और RAW और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, मैं आपको ये भी याद दिला दूं, ये देश के एक लौते अकेले ऐसे नेता रहे हैं जिनके पास SPG का कवर होते हुए भी ये SPG को झूठ बोल के उनको चकमा देकर विदेशी दौरे पर लगातार जाते रहे हैं। 150 में से 140 दौरे SPG को चकमा देकर किए गए हैं। अगर आप इस पर जवाब दे सकते हैं तो ये सारी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के विदेश दौरे को, निजी विदेश दौरे को चर्चा में लेकर आना बिल्कुल आना चाहिए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आज वो उपस्थित थे, उन्होंने अपना ब्रॉडकास्ट किया। आज जरूर मैं जवाब दे सकती हूँ। कार्यकाल पर टिप्पणी की है तो मुझे अपना पक्ष आप अपने कार्यकाल पे बात आज भी क्योंकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और पिछले 20 वर्षों में 17 वर्षों से भाजपा जदयू की सरकार है। अब मैं अपहरण और अपराध पर आता हूँ। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए सर, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ जिज्ञासु जी, बस 10 सेकंड में जल्दी बोलिएगा। बस NCRB का डेटा राजद के दफ्तर में नहीं बनता। बीच में टोका टोकी 1990 में कॉग्निजेबल ऑफेंस बिहार में चारों 20 सेकंड प्लीज, 95 चारों 20 सेकंड, 20 सेकंड। अरे जिज्ञासु जी रुक जाइए, चारों आप बोलिए 20 सेकंड। 1.04 सर 10 सेकंड हो गए जिज्ञासु जी, प्लीज थोड़ा टाइम बाउंड रहना दीजिए। 2015 में बढ़ गए 1.96 ठीक है, चारों 20 सेकंड प्लीज, जल्दी से। 5-7 लाख, और इनको आप पहले चुप करवाइए। हाँ, 2.73 लाख 2022 में। अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, फिरौती के आंकड़े बढ़े हैं, बड़े दल के इतने बड़े नेता होते हैं। अरे ये कब तक बोलते रहोगे आप? मैं जिज्ञासु जी 10 सेकंड का सर 1 मिनट मत करिए प्लीज, प्लीज। 17 साल से इनकी सरकार है, ठीक है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ठीक है, 1 सेकंड, दोनों को रोक रही हूँ मैं, दोनों को। चारों प्लीज 10 सेकंड में आप ऐड ऑन करना चाहती तो करिए। अब 10 सेकंड मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बेरोजगारी बोल के इन्होंने अपनी बात खत्म करी है। कितने वादे करे थे नौकरियों के तेजस्वी यादव ने, कितने लाख, और दिए कितने? 19,000। 10 लाख से ज्यादा नौकरी देने की बातें करके 19,000 में घर बैठ गए थे। तो खैर राहुल जी के दौरे पर आते हैं। देखिए, जब आप ये कहते हैं इस दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पूर्णिमा जी, क्योंकि ये देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मोदी जी ने पिछले 11 साल के कार्यकाल में एक भी दिन अपने किसी पर्सनल काम के लिए या किसी भी वजह से छुट्टी का नहीं लिया, एक भी दिन नहीं लिया। राहुल गांधी अगर छुट्टी लेते हैं बिल्कुल लें, लेकिन दिन समय तो देख कर लें। इसका क्या मतलब है कांग्रेस के फाउंडेशन डे पे वो छुट्टी ले रहे हैं, चुनाव जीत गए तो वो छुट्टी पर है, चुनाव हार गए तो वो छुट्टी पर है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसकी कार्यशाला चल रही है वो छुट्टी पर है, बजट का पहला दिन है वो छुट्टी पर है, संसद के जितने साल में दिन होते हैं उसमें से आधे दिनों पे वो छुट्टी पर ही रहते हैं। हम क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? ठीक है, राकेश शुक्ला जी आपके पास, फिर संजीव जी आपके पास आती हूँ। रुकिएगा, मैं आती हूँ, आप लोगों का काउंटर लेती हूँ, रुकिएगा। प्रधानमंत्री ने एक दिन जब प्रधानमंत्री जवाबदेही से बचते हैं सदन से, तो सदन में प्रधानमंत्री नहीं आते। मणिपुर जैसे विषय पर चर्चा होती है। राहुल जी, मैं आपको 2.5 साल समय बीत जाने के बाद भी राहुल जी मैं समय देती हूँ आपको, और मणिपुर का मैं नहीं निकला। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद अपने काउंटर्स आप लोग प्लीज रखिएगा। सारा काम राहुल गांधी जी को। राकेश शुक्ला जी, संवैधानिक पद की गरिमा बार बार तार होती रही, इससे पहले भी, इसके बाद भी लगातार बयानबाजी होती रही, दोनों तरफ से बयानबाजी होती रही। इस संवैधानिक पद के लिए और दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए राजनीति का गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर उसमें वैचारिक लड़ाई जैसा नैरेटिव सेट करना विपक्ष को दिलाता क्या है?
देखिए, वैचारिकता अलग है और संवैधानिकता अलग है। जब कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर नियुक्त हो जाता है तो वो वैचारिक एजेंडे को लेकर नहीं चलता। लेकिन हमने देखा है कि अभी उपराष्ट्रपति की बात हो रही थी कि उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने क्या क्या नहीं किया। मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में हामिद अंसारी जी ने क्या क्या नहीं किया, हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा। देश में पहले उपराष्ट्रपति हुए हामिद अंसारी जी, जिन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, उस संवैधानिक पद पे रहते हुए देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। यहाँ तक कि सीबीआई के लिए भी उनको कहना पड़ा कि वो पिंजरे का तोता है। सवाल इस बात का है कि दोनों तरफ के पहलू एक जैसे हैं, इसलिए दोनों को ये नैतिक रूप से कहने का अधिकार नहीं है कि संवैधानिक पद पे बैठने के बाद उसका दुरुपयोग होता है या दुरुपयोग नहीं होता है। अभी बात हो रही थी क्रॉस वोटिंग की। सुदर्शन जी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग की संभावना है या क्या है। देश में पहली क्रॉस वोटिंग तो इंदिरा जी ने कराया था 1969 में, जब उन्होंने अपने ही कांग्रेस उम्मीदवार नीरम संजीव रेड्डी को हराने के लिए क्रॉस वोटिंग करवाया सीधे सीधे, और उसके चलते निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी जी जीत गए। तो क्रॉस वोटिंग की शुरुआत कांग्रेस ने की। अब बाकी जो नैतिकता की बात की जाती है, मुझे लगता है राजनीति में नैतिकता सिर्फ कहने के लिए रह गई है, नैतिकता बची नहीं है जिसके आधार पे राजनीतिक दल, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक दल उस पे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे पूरी। ठीक है कौशिक साहब, जल्दी से आपका एक कमेंट लेते हुए, विपक्ष की तरफ से की गई इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? बहुत क्लियरली नंबर गेम नहीं है विपक्ष के पास, क्रॉस वोटिंग की बात बार बार की गई, यहाँ रेड्डी साहब की तरफ से नहीं की गई, ये मैं राकेश सर आपको क्लियर कर दूं, बाकी लोगों ने जरूर कहा था लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग की बात नहीं कही थी। तो क्या इससे विपक्ष एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? देखिए पूर्णिमा, इससे पहले के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और जितने रिकॉर्ड मतों से वो जीते थे उतने ही बेआबरू होकर कुछ से निकले भी। एक मसला ये, अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो निकाले गए, उनकी स्थिति कहाँ है, क्या है, कैसे है। दूसरी बात ये कि स्क्रीन पे जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे सत्ता के पक्ष में ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत के इतिहास में तमाम लोगों ने ये चर्चा की कि एक बार को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः सत्ता में जो बैठे होते हैं उनका ही उप राष्ट्रपति होता है, वो चुनाव ऐसे ही होता है। नहीं यदि वो कर पाते हैं या वो नहीं जीत पाते हैं तो एक अलग संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है, और वो संवैधानिक संकट ये है कि आप अल्पमत में हैं तो निश्चित तौर पे सरकार पे भी एक संकट खड़ा है। सारी कवायद ये है कि जगदीप धनखड़ जी के बाद जाने के बाद भारत की विदेश नीति, बिहार का उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर, और उस परिस्थिति में यदि 2-4 मत भी यदि एनडीए की तरफ से खसकता हुआ यदि इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पे इसके व्यापक मैसेज आएंगे। उसी तरह से सत्ता पक्ष ने पूरी कवायद अपनी लगा के रखी है कि एक भी इधर से उधर ना हो, बल्कि उधर से ही एक आ जाए ताकि हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दे जाए। सिर्फ ये मैसेज की बात है, सब जानते हैं कि नतीजे क्या निकलने वाले हैं, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को जितनी मजबूती से रहा, विपक्ष ने भी एक तरह से दक्षिण बनाम दक्षिण करके इसको आसान तरीके से लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया, सफलता भी उसमें मिली। लेकिन मूल बात यह है कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न विपक्ष के लिए नहीं है। नहीं, सफलता के मायने क्या है सर? सफलता मिली कैसे? मैंने कहा कि प्रतिष्ठा का विषय ये विपक्ष के लिए नहीं है। विपक्ष के पास खोने के लिए है क्या आज के वक्त में? जो कुछ भी है वो सत्ता पक्ष के लिए है। सत्ता पक्ष में से यदि जो क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, यदि दो भी, इसीलिए मैंने कहा कि दो भी यदि इधर से क्रॉस वोटिंग उधर चला जाए तो इसके मैसेज व्यापक होंगे। यही कोशिश है कि ये कम से कम मैसेज न जाए। अंतरात्मा की आवाज तो जगाने की कोशिश हर कोई कर ही रहा था, आज जितने भी बयान उससे पहले आए। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी, चारों आपके पास भी आती हूँ, और साथ ही यादव जी और साथ ही जिज्ञासु जी भी काउंटर रखना चाह रहे थे। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं, और बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले राकेश शुक्ला जी, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूं कि जिन दलों ने किनारा किया, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, अगर वो दल वोटिंग में पार्टिसिपेट करते तो क्या विपक्ष के पास एक मौका था अपने नंबर्स को इंक्रीज करने का? क्या वो कोशिश हुई या नहीं हुई, या बस छोड़ दिया गया? नहीं, देखिए, यदि जो दल किनारा कर गए, यदि वो दल भी विपक्ष के पास आ जाते तो भी नंबर गेम में कोई अंतर पड़ने वाला। मैसेजिंग तो होती ना सर, जो कौशिक साहब कह रहे थे। मैसेजिंग तो देखिए, मैसेज तो सीधा सीधा ये है कि क्या जो विपक्षी गठबंधन है वो 300 का जो आंकड़ा लेके चल रहा, क्या 300 का आंकड़ा बरकरार रख पाएगा? पहला।
दूसरा, जो सत्ता पक्ष है वो अंतिम वोटिंग जो जगदीप धनखड़ जी के टाइम पे आई थी, जैसे कौशिक जी ने कहा 528 वोट मिला था धनखड़ जी को, तो क्या उस आंकड़े को आगे ले जा पाएगा सत्ता पक्ष या वो आंकड़ा थोड़ा सा पीछे आएगा? उस समय पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें थी अपनी, लेकिन आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 436 वोट के आंकड़ा है, लेकिन जो वोट अलग हट गए, पहले 48 वोट थे, अब उनमें से कुछ वोट आगे पीछे आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे मूल प्रश्न यही है कि क्या गोपाल कृष्ण गांधी ने जो वोट हासिल किया था 244 का वेंकैया जी के समय पे, और क्या मार्गरेट अल्वा जी जितना कम वोट पे खिसक गई थी धनखड़ जी के टाइम पे, उन वोटों के बीच में आज विपक्षी गठबंधन अपने वोट को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा? सबसे मूल प्रश्न यहाँ पे ये है, क्योंकि सत्ता पक्ष का वोट खिसकता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। प्रोपोगंडा ये जरूर कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, नीतीश कुमार भी खिसक सकते हैं, लेकिन ऐसा दोनों गठबंधन दलों की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, दोनों ने खुला समर्थन किया है। लेकिन सबसे मूल प्रश्न यही है कि इंडी गठबंधन में के जो सबसे बड़े अलंबरदार या सबसे बड़े जो नेता हैं राहुल गांधी जी, क्या इस गठबंधन के सभी दलों को संभाल के वोट ले पाएंगे या नहीं? एक ये बड़ा एक्च प्रश्न। कौशिक साहब, सेम सवाल है मेरा आपसे। मैंने कहा कि कोशिश तो यही है दोनों तरफ से। आप कह रही हैं कि अपने अपने तरीके से लोग इसको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने किनारा किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन दलों ने किनारा किया मैं उनकी बात कर रही हूँ कि क्या वो एक कोशिश हो सकती थी? क्योंकि आप ही ने कहा कि भाई एक दो भी इधर उधर हो जाते तो उसके संकेत बड़े होते हैं। मैंने कहा कि विपक्षी पार्टी के पास खोने के लिए है क्या? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं ये बात। सत्ता पक्ष के पास ये कंडीशन है कि यदि 2-4 भी इधर से उधर जाए, यदि डगमग थोड़ा सा होता हुआ दिखे, जो कंडीशन लगातार सुबह से जो बातें हो रही हैं, अंतरात्मा की आवाज़ की बातें हो रही है, ये सब कुछ सत्ता पक्ष को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी के पास यदि वो दल जो उनके साथ नहीं है, यदि वो रहते भी तो नैतिक रूप से ये कहने के लिए होता कि वो हमारे साथ है, लेकिन उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। नहीं, लेकिन जो पूर्णिमा जी ने प्रश्न किया, कौशिक जी मैं बीच में टोक रहा हूँ, पूर्णिमा जी ने जो प्रश्न किया ये सही है कि यदि सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाते तो कम से कम विपक्ष के विस्तार होने और विपक्ष के मजबूत होने का संदेश जरूर जाता, जो संदेश जाने में विफल रहा है। हाँ, यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे ये मैसेज तो जाता ही कि सारे एक साथ मिलकर के सत्ता पक्ष से, जब मजबूत सत्ता पक्ष है तो एक फ्रंट पे जिस तरह से आकर के लड़े। उसी तैयारी की मैं, कौशिक साहब, एक्चुअली जब मैं शुरू में चर्चा कर रही थी, मैं विपक्ष की उसी तैयारी की बात कर रही थी, क्योंकि हमने बीजेपी की वर्कशॉप देखी, हमने ये देखा एनडीए के सांसद तमाम रहे कि एक चूक मतलब 0% एरर किसी भी तरीके से मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेक श्योर किया गया, कैसे वोट डाला जाएगा, क्या करना है, प्रक्रिया क्या होगी, फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला। और अब बीजेपी की पॉलिटिक्स आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, त्रुटि कहीं नहीं रहनी चाहिए और जितना ज्यादा मिल जाए उतना कम है। पूर्णिमा, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अक्सर हम भी खुद कहते हैं कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है विपक्षी पार्टियों को उनसे। चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेयर का हो, सांसद का हो, विधायक का हो, पूरी तन्मयता के साथ। राहुल यादव जी सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर पूरी ताकत से भारतीय राहुल यादव जी सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर बीआरएस, बीजेडी, सैड इनका भी अगर आपको समर्थन मिल जाता तो कम से कम एक मैसेजिंग तो कर पाते। अगर इंडिया अलायंस को, सर एंड आई कोट अगेन, इंडिया अलायंस को अगर एक्सपैंड करना है, आने वाले वक्त में बहुत सारे चुनाव हैं, जरूरत तो पड़ेगी। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अकाली दल और बीजेडी और बीआरएस ने अपने आप को इस चुनाव से अलग किया, वो उनके दोहरे चरित्र को जताता है। समय समय पर इन पार्टियों ने बहुत सारे विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष को समर्थन किया है, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को चुनाव से अलग रखा है। तो स्टेट में वो लोग आपस में जाके वहां लड़ते हैं, वो बीजेपी की मुखालफत करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर एक तरीके से उन्होंने समर्थन ही दिया है। अगर वो बीजेपी की मुखालफत करते हैं तो उनको चुनाव में स्वाभाविक सी बात है कि हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन वो चुनाव से अपने अलग किया। बीआरएस ने तो किसानों की अनदेखी के नाम पर सर किनारा किया ना खुद को। अगर सपोर्ट होता तो किसानों का जिक्र ही नहीं करती, शांति से हो जाती, बताने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए, ये सारी चीजें उनके कहने की ओर है और बताने की ओर है। उन्होंने समय समय पर बहुत सारे विधेयकों पर भी सत्ता पक्ष को समर्थन दिया है। तो ये सारी चीजें आज वो एक्सपोज हो गए हैं। इन सारी चीजों को लेकर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव में जाना पड़ रहा है, ये देश को क्यों जाना पड़ रहा है? और अगर प्रधानमंत्री, चुनावों में तो कभी भी जाना पड़ सकता है ना, कहीं पर किसी की भी सरकार गिर सकती है। अभी आप ही के नेताओं ने दावा किया था कि ये एनडीए की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी।
अगर मैं आपके हिसाब से जाऊं तो नहीं, तब भी अगर चुनावों में सरकार जाना पड़ असंतोष सकता है। व्याप्त है नहीं, मतलब हाइपोथेटिकली सरकार स्पीकिंग में और इनके गठबंधन में ऐसा असंतोष व्याप्त है तो निश्चित रूप से सर, सरकार नहीं तो चल चुनाव पाएगी। में तो कभी भी ये जाना कहा पड़ जाएगा। सकता है ना। लेकिन तो ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कहाँ जाना असंतोष पड़ था? गया तो उसमें इतनी हाई तौबा क्या हो गई, परिस्थितियां रही ना, किसी की तबीयत संदिग्ध खराब हो परिस्थितियां। गई सर, हेल्थ इश्यूज की वजह से कोई कभी भी क्या अपने पद से हटकर अपनी सेहत को तरजीह नहीं दे सकता है क्या? लिख दिया क्या, वचनबद्ध हो गए कि अब नहीं, चाहे जो हो जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि विपक्ष को समस्या हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना राहुल सर, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग। देखिए मेरी बात सुनिए आप, मुझे मेरा जवाब ले लीजिए, फिर बीच में आप इंटरप्ट करिएगा। देखिए लगातार वो संसद में आ रहे थे, सदन में आ रहे थे, सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। अचानक से ऐसी क्या बीमारी हुई कि उनको अचानक से इस्तीफा करना पड़ा? और अगर मान भी लिया जाए, देखिए सुनिए, अभी मेरी पूरी सुन रही हूँ सर, मैं तो सुबह से इस पर चर्चा, सुबह में 8 बजे से इस पर चर्चा कर रही हूँ, पर मैं माफी चाहूंगी, ये बात मैं नहीं समझा सकती, ये आप भी नहीं समझा सकते कि किसी की तबीयत खराब होने के लिए 2 मिनट भी बहुत है, किसी की तबीयत ठीक होने के लिए भी 2 मिनट ठीक है। आप मुझे, पूर्णिमा जी, आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगे। अच्छा, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद चारू आप जवाब दे दीजिएगा, फिर जिज्ञासु जी मैं आपके पास आती हूँ, बोलिए। आप मुझे अपनी बात तो रखने अच्छा दें कम सर, से शुरू तो करिए। देखिए आप बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए लगातार वो सदन में आ रहे थे और सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे, उनको अचानक से कोई भी बीमारी हुई, मैं चाहता हूं कि उनको बीमारी हुई होगी लेकिन और वो जल्दी से स्वस्थ हों, लेकिन ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की, सरकार की बनती थी कि उनका एक मेडिकल बुलेटिन जारी हो। ठीक है। और मेडिकल बुलेटिन जारी हो तो उसमें बताएं कि क्या उनको बीमारी थी, आज वो ठीक है कि नहीं है, किस हालात में थोड़ा है, मुझे क्विक रिएक्शंस की तरफ बढ़ना होगा। अस्पताल में रहे, किन डॉक्टरों से उनका इलाज हुआ, ये सारी चीजें हैं। चारों धनखड़ साहब ने पद से तो इस्तीफा दे दिया, पद पर सीपी राधाकृष्णन जी बैठ भी जाएंगे, लेकिन धनखड़ साहब तो रहेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, ये वही बात है कि इनके हिसाब से हम इतिहास से भी बात बोले तो वो है जवाब ले लीजिए, राहुल जी जवाब ले लीजिए। देखिए, जब ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी स्पिन करते हैं ना, उसको कंफर्म मानकर चलते हैं, और हम कंफर्म न्यूज़ भी इनको अगर कोई दे रहे होते हैं, ये उसको स्पेकुलेशन बता के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, आप आज के विषय पे, आज के चुनाव पर कुछ बोलने लायक बचे क्यों नहीं? क्यों आपके पास बोलने के लिए 2 बातें भी ऐसी नहीं है जो आज के दिन के बारे में है? मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब आज का दिन आया ही क्यों? मेरे से आज का दिन धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, तभी तो ये परिस्थितियां पैदा हुई कि हम और आप डिबेट कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, मैं राहुल जी सुन लीजिए प्लीज। बोलती मैं इनमें से किसी के भी बीच में नहीं हूँ। तो जब आप मैसेजिंग की बात कर रहे थे, इस मैसेजिंग में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है। आप पहले से जानते हैं आपके पास संख्या नहीं है, आप पहले से जानते हैं संख्या एनडीए के पास है। क्या आप इस समय किसी ऐसे कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर सकते थे कि जो आप बार बार चुनाव कहते हैं, उसमें आपका कोई फायदा होता, या कोई सोच या कोई थॉट प्रोसेस उसके पीछे का दिखाई देता? शायद कोई बिहार से आप किसी को कैंडिडेट अपना बना सकते थे। आपको तो इस बात तक का डर था कि अगर आप नायडू प्राइड की बात नहीं करेंगे तो आपके खुद के सहयोगी दल भी आपको, रेड्डी प्राइड की बात नहीं करेंगे, आपके खुद के सहयोगी दल भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बार बार आप जाके इस तरीके की बातें कर रहे हैं, रीजनलिज्म की आप बातें करते हैं, विभाजन की आप बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज के दिन के बारे में एक काम की बात मिली आपको करने के लिए? एक भी मिली? आपने एक कोई एफर्ट करा हो, एक कोई काम आपने ढंग का करा हो? आप बता ही नहीं सकते। आप बता ही नहीं सकते क्योंकि आपने करा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जिज्ञासु साहब ने तो पहले ही चारू कह दिया था ना कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हार जीत से अब बहुत आगे निकल चुकी है। जिज्ञासु साहब अपना क्लोजिंग कमेंट सर देंगे, थोड़ा टाइम खत्म हो रहा है, बस उसी की तरफ बढ़ रही हूँ। टाइमर रख देंगे 30 सेकंड्स का सर के लिए। अच्छा, बहुत मुक्त सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश में पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायण साहब को हम सब ने लाया था जब जनता दल नीति सरकार थी। इस देश में पहले आदिवासी के रूप में लोकसभा के स्पीकर संगमा जी के रूप में हम लोगों ने लाने की बात की। हमारा ये कहना है कि रीजनलिज्म की बात वो लोग नहीं करें जो उड़ीसा का चुनाव देखते हुए कोई फैसला लेते हैं। और देश में पहली मर्तबा पूर्णिमा जी हुआ है कि कोई उपराष्ट्रपति बीच में ही स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए पद त्याग किए हों। ठीक है। इसके पहले फखरुद्दीन अली अहमद साहब हों, जाकिर हुसैन साहब हों, कई लोग ऐसे थे जो कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए लेकिन उनकी
असामयिक ठीक उनका निधन हो गया था। ठीक। हमने पर्रिकर साहब को भी लोकसभा में आते हुए देखा है बीमार हालत में, जेटली साहब को भी। ये पता नहीं कौन सी बात कर, और अगर वो उनकी सेहत नासाज है ठीक तो है। मैं निश्चित तौर पर दुआ करता हूं कि ठीक हो, लेकिन भाजपा का कोई सदस्य क्यों अगर नहीं से मिलने जा आगे रहा बढ़ जाते हैं सर, ये तो एक बड़ा प्रश्न है ना। ठीक है। इसका सर, मतलब 10 ये सेकंड में आप रहस्यमयी लोगों का बस तरीके एक से closing comment लेके ह्यूमिलिएट फिर है। समाप्त और वाइस करेंगे। प्रेसिडेंट या ठीक है। प्रेसिडेंट का पोस्ट ऐसा नहीं है जिनको कि गुड्डे गुड्डी का खेल बनाया जा सके बिल्कुल और ठीक बात है प्रधानमंत्री सर, अपनी बहुत इच्छा बिल्कुल ठीक और बात है। पसंदगी नापसंदगी के आधार पर किन्हीं के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट ठीक है, करें, राकेश ये सर। दुर्भाग्यजनक ठीक, स्थिति राकेश सर। है। और इस पर उपराष्ट्रपति- देश के किसी भी व्यक्ति को ठीक है सर। अच्छा नहीं लगा। टाइम आप भाजपा चले के जा अंदर रहे के हैं। भी तो लोगों टाइम ने आप इसे सब अप्रिय दे दिया दृष्टि के रूप में लिया है। राकेश जी, उपराष्ट्रपति के 10 चुनाव को सेकंड। मैं मान के चलता हूं कि नेतृत्व की परीक्षा है, जिसमें राहुल गांधी जी चाहते तो भाजपा से दूर खड़े दलों को अपने साथ मिला सकते थे, लेकिन मिलाने में असफल रहे। वहीं आंध्र प्रदेश एक बड़ा उदाहरण हुआ है नेतृत्व की सफलता का, जिसमें दोनों दल टीडीपी और जगमोहन आमने सामने लड़े, लेकिन आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों दल एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौशिक साहब 10 सेकंड। पूर्णिमा, बड़े हास्यास्पद स्थिति में देश की राजनीति है। एक ऐसे उपराष्ट्रपति जो सब ठीक ठाक चल रहे थे, अचानक वो इस्तीफा देते हैं। निश्चित तौर पर सरकार जो सत्ता में है उसके पास संख्या उपलब्ध है कि वो दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती वो। अब वो कह रही है कि हमने चुनाव कर लिया, ये हमारी मजबूती और हमें बधाई दीजिए। गए क्यों, इस पर कोई सवाल नहीं है। इस तरह की परिस्थिति कैसे पैदा हुई, इस पर कोई सवाल नहीं है। बस पीठ थपथपाई है कि हम बड़े मजबूत हैं, एक गए, दोबारा हमारी जीत हो गई। साहब पहले से पता था कि लोकतंत्र की खूबसूरती तो तब होगी जब आपकी तरफ से भी बधाइयों का सिलसिला जाना चाहिए। चारू 10 सेकंड, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी नहीं, मैं यही बोलना चाह रही हूँ। देखिए, ये पुरानी बातों के स्पेकुलेशन में अटके हुए हैं, लेकिन हम आज की शाम का अंत सीपी राधाकृष्णन जी को बधाइयां ठीक देकर है। करें। प्रहलाद जोशी साहब के घर पे शानदार डिनर और सुबह जब नाश्ता कराया था तो बिहार का केला भी था, उसका भी जिक्र हुआ है। तो मैसेजिंग तो खैर बहुत आगे तक जाती है, पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग डिनर एंजॉय कर, क्या खाएंगे, जिज्ञासु पिएंगे, चुनाव देख के इनका भोज्य सामग्री भी बदल जाता है, तय हो जाता है, तो क्या कीजिए। चलिए, ये भी अच्छी बात है सर, सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए उसे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारू, राहुल जी आपका भी शुक्रिया, जिज्ञासु साहब, कौशिक साहब आपका भी धन्यवाद, राकेश सर आपका भी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। काउंटिंग शुरू हो चुकी है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव खत्म होने के बाद, और नतीजे किसी भी समय सामने होंगे। हमारी नजर उस पर भी बनी है